नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल केपी हिंदी ऑडियो बुक में। दोस्तों, हम सभी इस पुस्तक जिसका नाम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है में आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 में आ पहुँचे हैं, जिसका शीर्षक है क्या सुअवसरों पर किसी का एकाधिकार है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों का मानना है कि अगर उनकी परिस्थिति अच्छी होती तो उनके पास बहुत सारे सुअवसर होते और वे उन अवसरों के अनुसार कार्य करते हुए अपने मन माफिक जीवन जी रहे होते। हम में से कुछ लोगों का मानना है कि उनके परिवार की स्थिति यदि अच्छी होती तो उनके पास बहुत से सुअवसर उपलब्ध होते और वे उन सुअवसरों के अनुसार कार्य करते हुए अपने सपनों को पूरा करते। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनका मानना है कि वक्त ने, उनके अपनों ने अगर उनका साथ दिया होता तो उनके पास बहुत सारे सुअवसर होते। अलग अलग लोग, सबकी अलग अलग परिस्थितियां और सभी के अलग अलग विचार। दोस्तों, इस अध्याय में हम यही जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में, सचमुच में अवसरों पर किसी का एकाधिकार है। क्या वाकई में हमारे बस में कुछ नहीं। तो आइए इस पुस्तक के अध्याय 3 की यात्रा करें और अपने सवालों का जवाब ढूंढें। हम में से कोई भी इस कारण से गरीब नहीं रह सकता कि सुअवसर उससे छीन लिए गए हों, कि औरों ने सारी धन दौलत पर एकाधिकार जमा लिया हो और उसके चारों तरफ चारदीवारी खड़ी कर दी हो। किन्हीं विशेष दिशाओं में आपके लिए कभी किसी व्यवसाय के रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन बाकी चैनल तो आपके लिए खुले हुए ही हैं। शायद यह आपके लिए बड़ा ही कठिन हो कि आप किसी बड़े रेल प्रणाली का अधिकार व नियंत्रण पा सकें, क्योंकि उस क्षेत्र पर लोगों ने अच्छा खासा एकाधिकार जमा रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक रेलवे का व्यवसाय अभी भी आरंभिक अवस्था में है और उसमें व्यवसाय की काफ़ी संभावनाएं हैं और कुछ ही साल बाद जब हवाई जहाज द्वारा किए जाने वाला ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट एक बड़े उद्योग के रूप में उभर कर आएगा, तब इसकी विभिन्न शाखाओं में लोगों को रोजगार के सैकड़ों, हजारों या शायद लाखों अवसर उपलब्ध होंगे। तो रेलवे की दुनिया में अवसर तलाशने के लिए जे हिल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आप अपना ध्यान हवाई ट्रांसपोर्टेशन की तरफ क्यों नहीं लगाते। अगर आप किसी स्टील उद्योग में एक वर्कमैन के रूप में नौकरी करते हैं तो इस बात की संभावना न के बराबर है कि आप उस प्लांट के मालिक बन जाएं जिसमें कि आप नौकरी करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर आप एक विशेष आचरण के अनुसार जीना आरंभ कर दें तो आप उस स्टील उद्योग की नौकरी छोड़ सकते हैं और 10 से लेकर 40 एकड़ तक का फार्म खरीद सकते हैं और खाद्य पदार्थों के उत्पादक के रूप में अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। आज के समय में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सुअवसर उपलब्ध है जो किसी छोटे भूखंड पर रह सकते हैं
और उस पर जबरदस्त ढंग से खेती कर सकते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से धनवान होंगे। शायद आप यह कहें कि जमीन पाना आपके लिए असंभव है, लेकिन मैं यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि यह असंभव नहीं है और आपको कोई फार्म निश्चित रूप से मिल जाएगा, बशर्ते कि आप एक विशेष आचरण से जीना आरंभ कर दें। समय समय पर चलने वाली अवसरों की हवाएं संसार की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न दिशाओं की ओर चला करती हैं। ये विकास की उस विशेष अवस्था के अनुसार भी चला करती हैं जहां पर समाज उस समय पहुंच गया होता है। वर्तमान समय में अमेरिका में ये हवा कृषि और उससे जुड़े उद्योगों और पेशों की ओर चल रही है। आज अवसरों के द्वार कृषि से जुड़े उद्योगों में कामगारों के लिए खुल रहे हैं। सुअवसरों के द्वार फैक्ट्रियों को सामान आपूर्ति करने वाले व्यापारियों के बजाय उन व्यापारियों के लिए अधिक खुल रहे हैं जो किसानों के सामान की आपूर्ति करते हैं और नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम करने वाले पेशेवर लोगों के बजाय उन पेशेवर लोगों के लिए अधिक खुल रहे हैं जो किसानों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। समय की लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ने वालों के लिए तो अवसर ही अवसर उपलब्ध रहते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो लहरों के विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हैं। इसलिए फैक्ट्रियों में काम करने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई समूह हो, वह अवसरों से वंचित नहीं रहता है। कामगारों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर नहीं रखा जा रहा है, न ही उन्हें उद्योगों व पूंजीपतियों द्वारा अपने अधीन रखा जा रहा है। एक वर्ग के रूप में वे वही रहते हैं जो वे हैं और वे वही रहते हैं जहां वे हैं, क्योंकि वे एक विशेष आचरण के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर अमेरिका के कामगारों ने ऐसा करना चुना होता तो वे अपने बेल्जियम व अन्य देशवासी भाइयों के रास्ते पर चलते और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और सरकारी उद्योग खोलते। वे सरकार बनाने के लिए अपने ही वर्ग के लोगों को चुनते और सहकारी उद्योगों की बेहतरी वाले कानूनों को पारित कराते और कुछ ही वर्षों में वे औद्योगिक क्षेत्र के मालिक होकर चैन की बंसी बजाते। काम करने वाला वर्ग जब कभी भी एक विशेष आचरण के अनुसार जीने लगता है तो वह मालिक वाला वर्ग बन जाता है। धन दौलत का कानून उनके लिए भी वही रहता है जो औरों के लिए होता है। यह बात उनको सीखनी चाहिए कि जब तक वे वह करना जारी रखेंगे जो कि वे कर रहे हैं, तब तक वे वहीं रहेंगे जहां कि वे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी कामगार को उसके वर्ग की अज्ञानता, अनभिज्ञता या मानसिक काहिली के कारण दबाकर नहीं रखा जा सकता। वह धन दौलत की ओर जाने वाली लहरों पर सवार हो सकता है और यह पुस्तक उसे बताने वाली है कि कैसे धन दौलत के अभाव के कारण कोई भी गरीबी में पड़ा नहीं रहा है, क्योंकि धन तो पर्याप्त से भी अधिक मात्रा में मौजूद है सभी के लिए।
भवन निर्माण की जितनी सामग्री अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध है, उसी से इस धरती पर रहने वाले हर परिवार के लिए वाशिंगटन में बने संसद भवन जितना बड़ा मकान बनाया जा सकता है। और यहाँ सघन रूप से खेती करके यह देश इतना ऊन, कपास, लिनन और रेशम पैदा कर सकता है कि पूरी दुनिया में हर किसी के कपड़ों के लिए पर्याप्त होगा, और वह भी इतना नफीस और महीन जितना कि सोलोमन के पास भी नहीं रहा होगा। और साथ ही इतना अनाज पैदा कर सकता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति भर पेट खा सके। ऐसी आपूर्ति जो कि आँखों से देखी जा सकती है, वह अनंत है, असीम है, कभी न खत्म होने वाली है। और वह आपूर्ति जो आँखों से नहीं देखी जा सकती, वह भी वास्तव में अनंत है, असीम है, कभी न खत्म होने वाली है। इस धरती पर जो कुछ भी आप देखते हैं, वह सब एक ही मूल तत्व से बना है। उस मूल तत्व से जिससे कि यह सब कुछ एक प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहता है। नए रूप, आकार निरंतर निर्मित किए जाते रहते हैं और पुराने समाप्त किए जाते रहते हैं, लेकिन सभी रूप आकार एक ही तत्व द्वारा रचे जाते हैं। निराकार व अदृश्य सामग्री या मौलिक तत्व का भंडार तो अनंत है। यह सारा ब्रह्मांड इसी तत्व से बना हुआ है, लेकिन इस ब्रह्मांड के बनाने के बाद भी यह तत्व चूक नहीं गया है। इस दृश्यमान ब्रह्मांड के समस्त रूपों के अंदर और रूपों के बीच में जो आकाश रहता है, वह उसी मूल तत्व से, उसी निराकार व अदृश्य सामग्री से भरा हुआ है, जिससे कि सब कुछ बनता है। जितना कुछ बन चुका है, उससे अगर 10,000 गुना और भी बनाया जाए तो भी ब्रह्मांडीय सामग्री समाप्त नहीं होगी। अतः कोई भी इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि प्रकृति गरीब है, या इसलिए कि प्रकृति के पास उसे देने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रकृति तो समृद्धि का अक्षय पात्र है, ऐसा पात्र जो कभी रीता नहीं होता। मूल तत्व सृजनात्मक ऊर्जा के साथ सदैव सक्रिय रहता है और रूपाकारों की रचना निरंतर करता रहता है। भवन निर्माण सामग्री जब समाप्त हो जाएगी, तब और पैदा कर दी जाएगी। जिस मिट्टी से खाद्यान्न और वस्त्र बनाने के लिए सामग्री प्राप्त की जाती है, अगर वह मिट्टी चूक गई तो नई मिट्टी पैदा कर दी जाएगी। अगर धरती में से सारा सोना चांदी निकाल लिया गया और अगर इंसान फिर भी सामाजिक विकास की ऐसी अवस्था में हुआ कि उसे सोने चांदी की आवश्यकता पड़ी, तो उसी निराकार प्रकृति में से और अधिक सोना चांदी पैदा हो जाएगा। यह निराकार व अदृश्य प्रकृति इंसान की आवश्यकता के अनुसार कार्य करती है। यह उसे किसी भी अच्छी चीज का अभाव नहीं होने देगी। यह बात मानव समूह के लिए बिल्कुल सच है। कुल मिलाकर मानव जाति हमेशा ही प्रचुर रूप से समृद्ध रही है, लेकिन अगर लोग व्यक्तिगत रूप से गरीब हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कामकाज के लिए उस विशिष्ट आचरण के अनुसार कार्य करना, जीना आरंभ नहीं किया है, जो कि मानव को व्यक्तिगत रूप से धनवान बनाता है।
यह निराकार या अदृश्य प्रकृति बहुत प्रज्ञावान है। यह ऐसी चीज है जो सोचती है, यह जीवंत है और जीवन के प्रति यह हमेशा उत्साहित रहती है। यह जीवन की वह स्वाभाविक, नैसर्गिक और अंतर्निहित प्रवृत्ति है जो अधिकाधिक जीना चाहती है। यह प्रज्ञा की वह प्रवृत्ति है जो कि वह स्वयं की अभिवृद्धि करना चाहती है, और यह चेतना की वह प्रवृत्ति है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहती है और स्वयं को अधिकाधिक अभिव्यक्त करना चाहती है। यह गोचर ब्रह्मांड, यह दृश्यमान सृष्टि उस प्रकृति द्वारा रची गई है जो कि स्वयं अगोचर है, अदृश्य है। स्वयं को अधिकाधिक अभिव्यक्त करने के लिए ही उसी ने स्वयं को रूप आकार प्रदान किया है। यह ब्रह्मांड एक विराट जीवंत प्रेजेंस है और यह स्वाभाविक रूप से अधिक जीवन की ओर, अधिकाधिक अभिव्यक्ति की ओर गतिमान रहता है। प्रकृति को जीवन की अभिवृद्धि करने के लिए रचा गया है। जीवन की अभिवृद्धि करना इसका प्रेरक प्रयोजन है। इस हेतु जीवन की सहायता करने के लिए जो कुछ भी संभव हो वह विपुल और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कोई अभाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर स्वयं का ही खंडनकर्ता न हो जाए और अपनी ही सृष्टि को मिटाना शुरू न कर दे। धन की आपूर्ति में अभाव हो जाने के कारण आप गरीब नहीं बनाए रखे जा सकते। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे मैं थोड़े आगे चलकर सिद्ध करने वाला हूँ। यह अगोचर या अदृश्य आपूर्ति भी उस व्यक्ति के आदेश पर चला करती है, उसके अधीन रहा करती है जो विशिष्ट आचरण के अनुसार सोचता व कार्य करता है। धन्यवाद।